नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। फटाफट एक बार सभी लोग जल्दी से लाइव आएंगे। विशाल, सन्नी, विनीता, दीपेंद्र, आरती, अंजलि, खुशी, महेश्वरी, सत्या भाई, अमित कुमार, निशु, अरुण, पांडे, भूपेंद्र, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रीय काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे। आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व। हमारे चैप्टर का नाम क्या है मैम? हमारे चैप्टर का नाम है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, लिखिएगा प्लीज। चैप्टर का नाम राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, ठीक है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है बेटा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिनको आप शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी। और यहां से जो आपके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं हम उसकी बात यहां पर करते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और प्यारे बच्चे, आपको मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना है और समझना है। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जिनका कमेंट पर फोकस रहता है, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं कि भाई हमारा नाम लिया जाए, तो आप कितनी भी कोशिश करें फिर वो नहीं होगा। ये गलत तरीका है और केवल आप क्या कर रहे हैं? केवल आप जो है अपना टाइम खराब कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये गलत तरीका है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पहला क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग या पार्ट में है। दूसरा क्वेश्चन कि भैया किस अनुच्छेद, और या हम कह सकते हैं कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इनके बारे में बात की गई है। और अगला क्वेश्चन कि इन्हें हमने कहां से लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये होता है कि भैया हमने इन्हें कहां से लिया है, और एक क्वेश्चन होता है कि भैया इनका उद्देश्य क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी क्या है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो आपको पता है कि एकदम बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं हम वहीं से अपने कंटेंट की शुरुआत करते हैं। और अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करती हूं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में यानी भाग 4 में आर्टिकल 36 से, और हम बात करेंगे 51 तक, कहां से लिया गया है? तो मैम आयरलैंड, यानी टेकन फ्रॉम आयरलैंड। टेकन फ्रॉम आयरलैंड। और ऑब्जेक्टिव क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्य की स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का एक ऐसा सपना था प्यारे बच्चे, एक ऐसा उनका ड्रीम था कि हमारा देश ऐसा देश बन जाए, हमारा देश एक ऐसा देश बन जाए जहां पर सभी नागरिकों को समानता मिल जाए, जहां पर सभी को रोजगार मिल जाए, जहां पर सभी को शिक्षा मिल जाए। यानी कि एक ऐसा देश बनाना जहां पर सभी का कल्याण किया जा सके, जहां पर सभी की तरक्की हो सके, जहां पर सभी का विकास हो सके। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चे, आप ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है एक आपका ऐसा देश बनाना जहां पर सभी को समानता हो, सभी के पास रोजगार हो, और आपका देश जो है एक विकासशील देश बन जाए, या एक विकसित देश हम कह सकते हैं, क्योंकि विकासशील तो भारत है। एक विकसित देश बन जाए। और विकसित देश कब बनेगा? जब यहां पर हमारे नागरिकों के पास में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की
जो फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए वो सबको मिल जाएंगी, उस दिन हम कहेंगे। तो ऐसे भारत का सपना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखा था। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और बहुत अच्छे से सुनेंगे। प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं तो आप यहां पे देखेंगे कि अब आपका सबसे पहले एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 36, और इसमें मैं आपको केवल लिखवाऊंगी कि इसमें दी गई है राज्य की परिभाषा, यानी इसमें दिया गया है केवल और केवल डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आप कहोगे कि ये क्या है, तो आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, वही आर्टिकल 36 में सेम डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। ये मैं आपको समझा चुकी हूं और दोबारा मैं आपको नहीं समझाऊंगी। क्यों नहीं प्यारे बच्चे, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैम आप ये हमें ऑलरेडी बता चुकी हैं, क्योंकि मैम आप ऑलरेडी हमें ये बता चुकी हैं। तो आपके राज्य की परिभाषा आपकी किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 36 में है। उसके बाद बेटा आता है आपका आर्टिकल नंबर 37, और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भैया आप डीपीएसपी को किसी भी न्यायालय से लागू नहीं करवा सकते, किसी भी न्यायालय से लागू नहीं करवा सकते। आप डीपीएसपी को किसी भी न्यायालय से लागू नहीं करवा सकते। लागू करने को कहते हैं एनफोर्स्ड, ठीक है, लागू नहीं करवा सकते। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, लागू नहीं करवा सकते, ये बेटा मैंने आपको यहां पर लिख दिया है। अब आप कहोगे कि मैम इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो भैया क्योंकि हमें सिलेबस को अच्छे से करना है, बढ़िया से करना है, तो लिखा हुआ है आर्टिकल 37 में कहा गया है इस भाग में मतलब दिस पार्ट, मतलब मैम पार्ट 4 में, यानी कि आपके भाग 4 में क्या है, तो मैम इसमें डीपीएसपी है। तो प्यारे बच्चे इसमें कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। The provision of this part cannot be enforced by any court। इसका क्या मतलब है मैम, इसका क्या मतलब है मैम, इसका बेटा जी सीधा सा मतलब है, और मतलब क्या है बेटा, मतलब ये है कि भैया यहां पर ध्यान से सुनो, मतलब ये है कि जैसे अगर आपके मौलिक अधिकार आपसे कोई छीनता है तो आप कहते हो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि मौलिक अधिकार छीनने पर आप कोर्ट जा सकते हो, और कोर्ट क्या करेगा मैम, कोर्ट तुरंत हमारे जो है मौलिक अधिकारों को लागू कर देगा। लेकिन डीपीएसपी के मामले में ऐसा नहीं है। आप डीपीएसपी मान लीजिए कि क्या है, डायरेक्शंस हैं, निर्देश हैं, वो सरकारों के काम हैं, सरकार चाहे तो कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकती हैं। लेकिन आप ये कहकर कि मैम मुझे फलाना डीपीएसपी नहीं दिया है, मैं कोर्ट जा रहा हूं, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप कोर्ट जा सकते हो, वहां से उन्हें लागू करवा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी को नहीं करवा सकते। और क्योंकि आप इन्हें कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते, इसीलिए कहा जाता है कि ये गैर न्यायिक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डीपीएसपी कैसे होते हैं मैम, डीपीएसपी गैर न्यायिक यानी कि नॉन जस्टिएबल होते हैं, नॉन जस्टिएबल। और जबकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कैसे होते हैं मैम, वो न्यायिक होते हैं, यानी कि वो जस्टिएबल होते हैं, यानी कि हम उन्हें कोर्ट से लागू करवा सकते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या आप यहां तक की बातें समझ पा रहे हैं? समझ गए हैं तो बेटा आपको तुरंत थम्स अप करना है। पीडीएफ से लिखा हुआ है वो आप लिख सकते हैं, मैं हाथ से लिख रही हूं उसको आप लिख सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। ठीक है, आर्टिकल 36, 37 समझ में आया हो, फटाफट थम्स अप करें। फिर भैया आता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या होता है प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं तो राज्य का मतलब देश से है, सनी प्रकाश जी, ये बात मैंने आर्टिकल 12 में ही आपको बताई थी, और अगर रेगुलर क्लासेस नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। थैंक यू बेटा रिस्पॉन्स देने के लिए। प्यारे प्यारे बच्चों, शोने शोने बच्चों, धन्यवाद आपका।
आर्टिकल 38। मैम इतना बड़ा कैसे याद करेंगे? मत करो ना भैया, इतना बड़ा कहाँ कह रही हूं मैं याद करने। अब मैं अपनी भाषा में लिखती हूं, ठीक है। आर्टिकल 38 एक्चुअली क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है कि भैया कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। क्या कहता है? जो आपका उद्देश्य है डीपीएसपी का, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कह रहा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसमें है? आर्टिकल 38 में। यानी हम कह सकते हैं कि वेलफेयर लिखा हुआ है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि और ऐसी सामाजिक व्यवस्था करना जिससे लोगों का कल्याण हो। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। तो कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य या कल्याणकारी देश या वेलफेयर स्टेट तभी स्टैब्लिश होगा जब हम सभी को देंगे सामाजिक न्याय, ठीक है, यानी कि सोशल जस्टिस। जब हम सबको दे देंगे, हम सभी को दे देंगे आर्थिक न्याय। बताइए आपने ये जस्टिस कहां पर पढ़े थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जब मैम हम सबको दे देंगे राजनीतिक न्याय, तो हम जिस दिन ये तीनों जस्टिस आपके नागरिकों को दे देंगे उस दिन मैम देखो लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है यहां पर कि आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जिस दिन ये तीनों जस्टिस आपके सभी लोगों के पास होंगे उस दिन हमारा भारत एक कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। उस दिन हमारा भारत एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना तभी हो पाएगी जब समाज में समानता होगी। वेरी गुड मैम, हमने इनको प्रीएम्बल में पढ़ा था, मैम हमने इनको प्रस्तावना में पढ़ा था, और संदीप कह रहे हैं कि मैम इन्हें हमने रशिया से लिया था। तो कह रहा है आर्टिकल 38 कि जिस दिन ये आपके जस्टिस सभी के पास होंगे उस दिन हमारे समाज में, हमारे देश में एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश होगा। लेकिन क्या ये जस्टिस सभी को मिल पाए हैं? नहीं मैम, समाज में अभी भी भेदभाव है, समाज में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है। क्या सब इकोनॉमिक रूप में, या हम कह सकते हैं गरीब और अमीर के बीच भेदभाव नहीं है? मैम है। भेदभाव इतना ज्यादा है कि अमीर हर जगह अमीर है और गरीब हर जगह गरीब। मतलब आज के टाइम पे अमीर का ही कानून है, अमीर का ही न्याय है, गरीब की तो कोई बात ही नहीं है मैम। तो डिस्क्रिमिनेशन तो है, भेदभाव तो है। फिर मैम पॉलिटिकल जस्टिस, मैम जो हमें पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, कहते हैं इलेक्शन सब लड़ सकते हो, मतदान सब दे सकते हो, लेकिन क्या सच में इलेक्शन सब लड़ सकते हैं? नहीं मैम, कहने को तो सब लड़ सकते हैं लेकिन इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए, इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 38 किसकी बात करता है? इन तीनों न्याय को। कह रहा है ये तीनों न्याय जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन हमारा देश कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। जिसको ये समझ आए ये लिख लो, और जिसको वर्ड टू वर्ड हिंदी इंग्लिश चाहिए वो ऊपर लिख लो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे प्यारे हम बच्चे हम बात करते हैं, और बात करेंगे हम आर्टिकल 39 की। आर्टिकल 39 बेटा मैं अपने शब्दों में भी लिख रही हूं और आपका भैया फुल वर्ड्स में भी लिखा हुआ है। देखो आर्टिकल 39 क्या कहता है? ये कहता है कि भैया हमारी बात सुनो, चाहे तो हो मेल यानी कि पुरुष, ठीक है, चाहे मेल हो, और कह रहा है कि चाहे भैया फीमेल हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर ये दोनों कर रहे हैं समान कार्य, अगर ये दोनों कर रहे हैं समान कार्य, यानी कि ये दोनों कर रहे हैं इक्वल वर्क, एक जैसा काम कर रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं, समान कार्य। और 39 का डी है बेटा, बाकी क्यों नहीं पढ़ा रही मैम? क्योंकि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, 39 का डी, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन दो, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पेमेंट। मैं एक साथ लिख देती हूं, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क, इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क, फॉर इक्वल वर्क,
ये आपका सिंपल सा कह रहा है कि स्त्री हो या पुरुष, अगर समान कार्य है तो समान ही वेतन दो। जैसे आप में से बहुत सारे लोग लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, और प्यारे बच्चे, अगर मैं आप रुक जाओ, खुशी बेटा पेशेंस, प्लीज बी पेशेंस, अभी 39 को मैंने खत्म नहीं किया है, प्लीज पेशेंस रखें, थोड़ा सा रखना पड़ेगा, है ना, अभी टीचर ने बात खत्म नहीं की है बेटा, है ना। तो यहां पे कह रहा है कि भैया अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखना कि भाई यहां पर अगर हम लड़के और लड़कियां दोनों एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और दोनों सेम पोस्ट पर जाएंगे तो मैम दोनों को सैलरी भी सेम मिलेगी। तो सरकार ने इस पे काम किया है, इक्वल वर्क, वो इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता है। फिर एक आर्टिकल है जो आर्टिकल 39 के अंदर आता है, और बेटा जी उससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आर्टिकल 39 का कैपिटल ए, ठीक है बेटा। और क्योंकि कैपिटल है तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। जोड़ा गया मतलब मैम इसको एड ऑन किया गया था, एड ऑन किया गया था। और बेटा जी इसमें कहा गया था समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता। अभी लिखिए फिर मैं आपको इसका मतलब समझाती हूं। निशुल्क विधिक सहायता, तो आप कहेंगे कि मैम इक्वल ये लिखिएगा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। कह रहा है कि भाई ऐसे लोग, कह रहा है कि मैम भाई ऐसे लोग जिनके बारे में अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पे देखें तो प्यारे बच्चे जो आपका कह सकते हैं कि 39 का जो ए है, कह रहा है कि गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता क्योंकि गरीब लोग जो है वकील हायर नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग जिनको न्याय की जरूरत है, और वो वकील नहीं दे पाते हैं प्यारे बच्चे, तो आप ध्यान रखेंगे कि उनको आपका सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाएगा, उनको सरकार की तरफ से वकील दिया जाएगा ताकि उन्हें भी न्याय मिल सके। तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये आपका इसका मतलब है कि सभी के लिए न्याय मिल सके, इसीलिए एक सरकारी वकील प्यारे बच्चे किसको दिया जाता है, मैम ऐसे लोगों को जो वकील करने की जो कैपेसिटी है उसको नहीं रखते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 39 का स्मॉल डी और कैपिटल ए ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो थम्स अप करें, और कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो वो आप इससे पूछ सकते हैं। 39 के बाद बेटा जी आता है आपका एक आर्टिकल नंबर 40, जिसमें सरकारों को निर्देश दिया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि सुनो भैया, आपको करना है ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, आपको क्या करना है, ग्राम पंचायतों का गठन करना है बेटा। किसमें कहा गया है मैम, आर्टिकल नंबर 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाया जाए, यानी यहां डायरेक्शन दिया गया आपकी सरकार को। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें मैम हमें याद रखना है ग्राम पंचायतों का गठन, यानी डायरेक्शंस दिए गए सरकार को कि भैया गांव का विकास करना है। तो गांव का विकास तभी होगा जब गांव में पंचायत गठित होंगी, अगर नहीं होंगी तो गांव का विकास नहीं होगा। और ये बिल्कुल गांधीवादी अनुच्छेद है अक्षय कुमार, बिल्कुल सही बोला है आपने। ठीक है, तो गांव का विकास नहीं होगा। तो फिर यहां पे सरकारों ने कहा कि हम आपकी बात बिल्कुल सुनेंगे, हम आपकी बात को बिल्कुल मानेंगे। और प्यारे बच्चे अगर मैं यहां पे बात करूं तो आर्टिकल 40 के लिए सरकार ने क्या किया, आर्टिकल 40 के लिए मैम सरकारों ने किया 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसे बेटा जी लागू किया गया था, यानी एग्जीक्यूट किया गया था 1993 में। और इस संशोधन को करके बेटा आपकी जो पंचायत है, इन पंचायतों को दिया गया संवैधानिक दर्जा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको मिल गया।
ठीक है, संवैधानिक दर्जा। और आज के समय पर आपकी पंचायत या पंचायत संविधान के पार्ट या हम कह सकते हैं कि भाग 9 में है। कहां पर है बेटा जी? भाग 9 में। और आर्टिकल 243 से लेकर और 243 के ओ तक बेटा जी इनके बारे में प्रावधान है। और आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भैया कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। तो ये डायरेक्शन दिया और सरकार ने ये एक्शन किया, यानी सरकार ने पंचायतों का गठन कर दिया है। बिल्कुल 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मैम ये जो लागू किया गया था इसकी पूरी डेट है 24 अप्रैल 1993, इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायत दिवस। वेरी गुड मैम, 11वीं अनुसूची में है, तो आपकी सरकार ने इसके लिए भी कदम उठा लिया है। ठीक, अब हम आ जाते हैं आपका एक बड़ा प्यारा सा आर्टिकल, और आर्टिकल नंबर 3 243 का ओ है, ये 0 नहीं है, ओ है ये ओ, 243 का ओ फॉर आउल, 2430 नहीं है, ये ओ है, ओ, ठीक है, ओ है बेटा ये ओ फॉर आउल, 0 नहीं है ये, ठीक है, जैसे ABCD होता है ऐसी ओ। आगे देखिएगा आर्टिकल नंबर 41, इसमें क्या है आखिर इसमें क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि भैया सुनिए, ये कहना चाहता है कि जो व्यक्ति जितना काबिल है उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है इसमें। लिखा है कि भैया हम ये कहना चाहते हैं कि जो नागरिक होता है, नागरिक, ठीक है, नागरिक जो होता है उसकी योग्यता के अनुसार क्या होना चाहिए? कोई भी नागरिक जो होता है उसकी योग्यता के अनुसार, यानी उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलना चाहिए? शिक्षा एवं रोजगार। क्या मिलना चाहिए? शिक्षा एवं रोजगार। तो बेटा आपके देश में आपको शिक्षा भी मिलती है और रोजगार भी मिलता है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है। कब मिलता है? कि भाई हमने एग्जाम क्वालिफाई किया है, हम इस नौकरी के लायक हैं, तो आपको मिलता है। शिक्षा, आपको शिक्षा का अधिकार दे दिया गया है, ठीक है, क्या कर दिया गया है मैम? शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया है। जल्दी से बताओ किस आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन है। उसके बाद आगे की शिक्षा जब आपको करनी होती है और आप पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं तो सरकार आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करती है और सरकार आपको क्या देती है? पढ़ने के लिए पैसा देती है। तो आपको शिक्षा भी मिलती है आपकी योग्यता के अनुसार और रोजगार भी मिलता है, क्योंकि जो योग्य है वही नौकरी लेता है और जो योग्य नहीं है वो नहीं ले पाता है। तो योग्यता के अनुसार ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ जी मैम। फिर यही आर्टिकल कह रहा है कि भैया जब बेकारी होती है, यानी कि जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम कहते हैं बेरोजगारी, ठीक है, जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो कह रहा है कि उस समय पर, हाँ बिल्कुल, स्कॉलरशिप मिलती है। बहुत बढ़िया मैम। आर्टिकल 21 के ए में क्या दिया हुआ है? राइट टू एजुकेशन। शाबाश। आर्टिकल 21 का ए वाले बच्चे सही हैं, 29-30 वाले बच्चे गलत हैं, 25 से 28 वाले गलत हैं। इसका मतलब आपने रिवीजन नहीं किया है। मैम हम रिवीजन नहीं करते हैं ना, रिवीजन करके क्या करना है फालतू में, हमारा माइंड में कहाँ इतना सब बैठेगा। फिर हम ये कहेंगे कि हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ है ना। हम क्यों कहेंगे ये? क्योंकि हमारी गलती तो है नहीं कि हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो बेकारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जब होता है तो क्या होना चाहिए? कह रहा है कि उस समय भैया हमें काम दो। सरकार से कह रहा है कि जब बेरोजगारी होती है तो उस समय आप हमें क्या दो? काम दो, यानी कि रोजगार दो। तो सरकार ने कहा ठीक है बेटा, मैं मनरेगा ले आती हूं, लेकिन अब ध्यान रखना कि मनरेगा को खत्म कर दिया है।
ठीक है, क्या कर दिया है, मनरेगा को खत्म कर दिया है मैम, और उसकी जगह एक दूसरी योजना लाई गई है। तो काम के लिए यहां पर सरकार ने कहा कि मैं मनरेगा दे देती हूं तुझे, लेकिन मनरेगा को खत्म करके अब उसकी जगह दूसरी योजना लाई गई है जो उसी की तरह है। मनरेगा 100 दिन के काम की गारंटी देता था। ठीक है बेटे, आगे देखिए, फिर बोल रहा है कि जब हमें बीमारी हो, असमर्थता हो, तो उस समय पर हमें सार्वजनिक सहायता मिले। क्या मिले कि भैया जब हम बीमार हैं, यानी हम काम करने की स्थिति में नहीं हैं, हम असमर्थ हैं, किसी काम को नहीं कर सकते हैं, तो आप हमें सार्वजनिक सहायता दो। ठीक है, उसके बाद इसने ये भी कहा कि जो वृद्ध होते हैं, वृद्धों की भी बात इसमें की गई है। देखो, बुढ़ापे की भी बात की गई है, तो बुढ़ापा जब हमें आ जाए तब भी हमें सहायता चाहिए। तो सार्वजनिक सहायता इन 3 स्थितियों में चाहिए। सरकार कहने लगी कि भैया तुम क्यों चिंता कर रहे हो, बुढ़ों के लिए हमने क्या लाया है, जो बुढ़ापे में चले जाते हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं वृद्धा पेंशन योजना। क्या लेकर आए हैं, वृद्धा पेंशन योजना सरकार लेकर आ गई। फिर बोला कि हम बीमार हो जाते हैं, तो उसने कहा कि भैया आयुष्मान कार्ड बनवा लो और अपना जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवा लो। मैंने तुम्हारे लिए सरकारी अस्पताल बनाए हुए हैं। क्या बनवा लो, एक तो आयुष्मान कार्ड बनवा लो, आयुष्मान योजना आई इनके लिए, और मैम सरकारी अस्पताल खोले गए हैं सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कि वहां जाकर अपना इलाज करवा सकते हो आप बहुत ही कम समय बहुत ही कम पैसे देकर। और कुछ जगह तो ट्रीटमेंट बिल्कुल भी, आप कह सकते हो कि बिल्कुल भी उसमें पैसे नहीं लिए जाते, बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे, जो असमर्थ होते हैं, यानी कि जो आप कह सकते हो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, हैंडीकैप्ड जो फिजिकली होते हैं, तो उनके लिए मैम स्पेशल स्कूल बनवाए जाते हैं, उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशंस दिए जाते हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन है, उनके लिए स्पेशल मैम जो है फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है। तो ये सब पे गवर्नमेंट काम कर रही है। आपकी सरकार, प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप ध्यान रखिएगा कि जो उसे डायरेक्शंस दिए गए हैं, जो निर्देश उसे दिए गए हैं, बिल्कुल विकलांग पेंशन भी आती है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। अक्षय कुमार, देखिए बॉलीवुड के अक्षय कुमार भी हमारी क्लास में है। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी क्लास हो चुकी है हमारी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चे? अगर बताइए आपको समझ में आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दें फटाफट। तो आपको ये देखना है कि भाई किस आर्टिकल पे। उसके बाद प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि जब हम आर्टिकल 42 की तरफ जाएंगे तो उसमें भी बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें कही गई हैं और सरकार ने उस पर भी काम किया है। अगर आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, और हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे, बड़ा मजा आता है दोनों को पढ़ने में। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें पढ़ना कहाँ होता है। हम कुछ बच्चे तो सिर्फ इस उद्देश्य से आते हैं कि मैम को बस परेशान करो और मैम को कहो कि हमारा नाम ले लो, क्योंकि हमारा नाम नहीं लेंगी तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। चलो, थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपने यहाँ पर रिस्पॉन्स करते हो उसके लिए मैं आपकी सच में दिल से शुक्रिया करती हूँ। अब भैया ये कह रहा है कि मान लो, यहां पे ये कह रहा है कि सुनो भैया, ये आर्टिकल तुमसे क्या कह रहा है, रटो ही मत। कह रहा है कि मान लीजिए, देखो आर्ट बहुत अच्छी है मेरी, है ना, आज तुम खुश हो जाओगे, इतनी अच्छी आर्ट किसी की हो ही नहीं सकती। ये एक व्यक्ति है बेचारे। अब ये व्यक्ति जो हैं, ये आपके इन व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं कि ये अस्थमा के मरीज हैं, इन्हें अस्थमा की बीमारी है। ठीक है, अस्थमा के मरीज हैं ये, और एक व्यक्ति इन्हीं के साथ ही हैं बेचारे, वो भी बेचारे ऐसे ही हैं। तो वो बेचारे क्या हैं, उनकी आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगे हैं, यानी कि मैम ये कह सकते हैं कि इनकी जो दृष्टि है, इनकी दृष्टि काफी कमजोर है, इनकी आईसाइट वीक है मैम। अब इनको तो कहा जाता है कि तुम बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़ो, बॉर्डर पर लड़ाई लड़ो, और इनसे कहा जाता है कि तुम जाकर जो है धुएं के फैक्ट्री में काम करो। अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे?
क्या इन दोनों का राम नाम सत्य होगा कि नहीं होगा? आप जल्दी से मुझे बताएं फटाफट कि इन दोनों का राम नाम सत्य होना तय है कि नहीं? हाँ मैम। आपने बॉर्डर पे ऐसे व्यक्ति को जाने के लिए कह रहे हो जिसे दिखाई नहीं देता है, आपका दुश्मन अटैक करेगा, बेचारे को पता ही नहीं है, वो अंधा हो चुका है उस समय, इतनी दृष्टि उसकी कमजोर है, और आपने उसको कह दिया जाओ भैया लड़ो जाकर, है ना? तो अब देखो यहां पर जब इसकी दृष्टि कमजोर है तो तुमने क्यों भेजा भैया बॉर्डर पर? ये बेचारा अस्थमा का मरीज है, तुम इसे धुएं की फैक्ट्री में भेज दिया, तो राम नाम सत्य हो जाएगा इनका। तो ये आर्टिकल कह रहा है ऐसा नहीं करना है, कह रहा है व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े। मतलब सरकार से यह कहा जा रहा है कि सरकार जब आप किसी व्यक्ति से काम करवाते हो तो उस व्यक्ति से उसकी दशा के हिसाब से काम करवाओ कि वो व्यक्ति उस काम को करने के लायक है या नहीं है। सरकार बोली मैं बिल्कुल ऐसा करूंगी। मैं अगर किसी को बॉर्डर पे भेजूंगी, किसी को मिलिट्री में सेना में शामिल करूंगी, किसी को पुलिस में शामिल करूंगी, तो उसका मैं मेडिकल करवाऊंगी, उसका मैं फिजिकल करवाऊंगी, और उसे फिजिकली वो फिट है या नहीं है ये मैं देखूंगी। तो आपके एग्जाम में मेडिकली अगर मैं आपसे बात करती हूं, मेडिकल और फिजिकल होता है कि नहीं? मैम बिल्कुल होता है। तो कह रहा है व्यक्ति से उसकी अवस्था के अनुसार, उसकी दशा के अनुसार काम करवाओ। और कह रहा है कि जो स्त्रियां होती हैं उन्हें आप प्रसूति सहायता, यानी कि आप उन्हें क्या दो? मैटरनिटी रिलीफ दो। ये कब दिया जाता है? जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, यानी कि जब आपकी कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो उसे 26 सप्ताह यानी 26 वीक्स का क्या दो? मैटरनिटी रिलीफ दो। क्योंकि महिला प्रेगनेंसी के समय पर उतना उसका शरीर फिजिकली फिट नहीं होता जितना वो नॉर्मल सिचुएशन में काम करती है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि क्या बात कह रहा है? कह रहा है कि भैया जो व्यक्ति है, व्यक्ति की सुविधा के अनुसार कार्य करवाओ। अपनी भाषा में सुविधा के अनुसार कार्य, कि जिस काम को करने के लिए वो कैपेबल है उससे वही काम करवाओ, कार्य करवाओ, ठीक है? और उसके अलावा बेटा आपको ध्यान रखना है, दूसरी बात कह रहा है कि जो महिला होती है उसको आप क्या दो? उसको आप प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ दो। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो 26 सप्ताह का कम से कम उसे मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए। तो बस ये दो बातें इस आर्टिकल में कही गई हैं। एग्जाम्पल तुम्हें मैंने दे दिए हैं। तो आप जानते हो प्यारे बच्चे कि आपके एग्जाम्स जो होते हैं उन एग्जाम्स में हर एग्जाम्स के अलग कंडीशंस होते हैं। हर एग्जाम में फिजिकल नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो फिजिकल के बिना होते ही नहीं है। फिजिकल भी होता है, मेडिकल भी होता है, और उससे पहले आपका एग्जाम भी होता है कि आप उस जॉब के काबिल हैं या नहीं। क्योंकि इससे पहला वाला आर्टिकल कह रहा है कि योग्यता के अनुसार काम दो, फिर दूसरा कह रहा है योग्यता के साथ साथ देखो वो उस काम को करने के लिए फिजिकली फिट भी है या नहीं है ना? तो इसीलिए ये किया जाता है। तो सरकार ने इस पे काम किया है मैम। सरकार 26 सप्ताह का मैटरनिटी रिलीफ भी देती है, और सरकार जॉब देने से पहले फिजिकल और मेडिकल भी करवाती है। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? आ रही हो तो फटाफट से थम्स अप कर दें। और एक आपका प्यारा सा आर्टिकल पढ़ेंगे हम 43। आर्टिकल 43 सिंपल एक वर्ड याद रखना है। इसमें बात की गई है कुटीर उद्योगों की स्थापना। कह रहा है व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों की स्थापना। कुटीर उद्योग कहते हैं बेटा जी कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब मैम ये क्या होता है? कुटीर उद्योगों की स्थापना करनी है। कह रहा है भैया कि एक बात ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है? आपको करना है कुटीर उद्योगों की स्थापना। कुटीर उद्योगों की स्थापना, ठीक है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब ये कुटीर उद्योग या तो आप व्यक्तिगत तरीके से चलाओ यानी इंडिविजुअल चलाओ, या फिर आप सहकारी आधार पर इनको खोलो।
सहकारी आधार क्या होता है मैम? सहकारी आधार किसको कहते हैं? कोऑपरेटिव बेसिस। इसका मतलब समझाओ मैम। जैसे कह रहा है कुटीर उद्योग पहले तो क्या होते हैं, एग्जाम्पल समझो। घर में बिंदी बनाना, घर में अचार बनाना, पापड़ बनाना, छोटे छोटे काम करना, है ना, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको करना। अब आप ये काम चाहे तो अकेले कर लो और चाहे प्यारे बच्चे आप इन्हें इनके साथ में मिलकर कर लो। जैसे आपने देखा होगा कि अगर अचार बनाने की फैक्ट्री है तो उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, या पापड़ बनाने की फैक्ट्री है तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो जो ये छोटे छोटे काम होते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं को हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। अगर आप इंडिविजुअल तरीके से करोगे तो आप अकेले भी शुरू कर सकते हो, और आप सहकारी आधार मतलब लोगों के साथ मिलकर भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, और इनको पता है कहां पर स्थापित करने की बात की गई है? ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में ज्यादा बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग काम की तलाश में कहां पर भागते हैं? शहरों की तरफ। तो अगर ऐसा होगा बेटा, ये आपकी इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो उन्हें अपना गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। तो 43 में क्या है? कुटीर उद्योगों की स्थापना। एक और आर्टिकल, बड़ा प्यारा सा आर्टिकल है, और प्यारे बच्चे वो है आर्टिकल नंबर 43 का ए। एक और आर्टिकल है और उसको कहते हैं हम 43 का ए। कैपिटल ए मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, एड ऑन किया गया है। और इसमें क्या है? उद्योग प्रबंधन में, उद्योग प्रबंधन मतलब जो मैनेजमेंट होता है इंडस्ट्रीज का, उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। कर्मकारों क्या होता है मैम? एम्प्लॉयज। कर्मकारों क्या होता है मैम? एम्प्लॉयज। कर्मकारों की भागीदारी, यानी ये कह रहा है कि जो इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट होता है उसमें आपको अपने एम्प्लॉयज का भी पार्टिसिपेशन लेना चाहिए, उनकी भी भागीदारी को उसमें बढ़ाना चाहिए। तो ये आपका किसमें कहा जा रहा है मैम? ये कहा जा रहा है हमारा, अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 43 के ए में, उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। क्योंकि जब एक उद्योग होता है और उसमें निचले से निचले व्यक्ति को भी शामिल किया जाता है तो उस व्यक्ति का उस काम के प्रति क्या होता है? लगाव बढ़ता है। तो क्या आपको ये बातें समझ में आई हैं? तो उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों या फिर आप कह सकते हो कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना किसका काम है? आर्टिकल 43 का ए कह रहा है सरकारों का काम है। ठीक, फिर इसी में एक आर्टिकल है 43 का बी, वो बात करेगा सहकारी समितियों की। सहकारी समिति जिन्हें हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं, मुझे बताना आर्टिकल 43 के बी से पहले सहकारी समितियों की बात हमने कहां पर की थी? सहकारी समितियां मैंने और कहां बताई थी? ठीक है, ये भी आपको बताना है। तो बेटा अगर मैं आपसे यहां बात करती हूं तो एक आर्टिकल है आपका 43 का बी। ठीक है, 43 का क्या लिखा है मैम? बी लिखा है, यानी कैपिटल बी और हिंदी में ख। तो इसका मतलब इसे जोड़ा गया होगा, इसे एड ऑन किया गया होगा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। और इसमें किसकी बात की गई है मैम? सहकारी समितियों के गठन की। यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका गठन कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, क्या नियम कानून। ठीक है, तो क्या नियम कानून होंगे उसके बारे में बात की गई है। मैम सहकारी समिति का कोई एग्जाम्पल है? जी हाँ, डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग सहकारी समितियों का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो आप कहेंगे सहकारी समिति, मैंने पूछा कि इससे पहले मैंने किस आर्टिकल में बताई थी?
बताओ फटाफट से। सहकारी समिति इससे पहले मैंने आपको किस आर्टिकल में बताई थी, मेरा प्रश्न आप लोगों से है। मनीष कुमार जी, जिसका हिंदी है वो हिंदी पढ़े, जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश, इसीलिए तो बाइलिंगुअल फॉर्म में है, क्योंकि दोनों भाषाएं लिखने में बहुत समय लग रहा था, इसीलिए ये किया गया है। और एंड में मैं आपको रिवीजन, वेरी गुड, यहाँ पे आंसर आना शुरू हो गया है। 19 के 1 के सी में बात की थी आपने। कहां पर बात की थी? 19 के 1 के सी में, कि सहकारी समितियों की स्थापना की भी स्वतंत्रता है। जो बच्चे कह रहे हैं 19 के 1 का सी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो कि मैम यहां पर अगर हम बात करें तो रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद में एक बड़ा प्यारा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 44। हम डेली पढ़ते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं मैम इस आर्टिकल को, लेकिन आपको ये भी बता दें मैम, हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हम समझते नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है मैम, यूसीसी क्या है। ये हम पढ़ते तो हैं, अभी न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले बड़ा छाया हुआ था ये मुद्दा, हम सब ने पढ़ा होगा, लेकिन यूसीसी क्या होता है? बस रट लिया कि आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपके यहाँ पर दो तरीके के मामले होते हैं, एक तो सिविल मामले जिन्हें आप कहते हैं सिविल मैटर्स, ठीक है, और एक होते हैं बेटा जी आपराधिक मामले जिन्हें आप कहते हैं क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है, समझ आ रही है बात? ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिविल मैटर्स और मैम क्रिमिनल मैटर्स। तो जो सिविल मैटर्स हैं और क्रिमिनल मैटर्स हैं, तो सिविल क्रिमिनल मैटर्स में क्या है मैम, जो क्रिमिनल मैटर्स हैं इनमें जैसे हमने किसी का मर्डर कर दिया, चोरी कर ली, किसी के साथ मारपीट कर दी, तो ये क्रिमिनल मैटर्स हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो मैम जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ, और जो आपका सॉरी, इसमें चाहे कोई व्यक्ति हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है, इसमें क्या दिया जाएगा, इसमें दी जाएगी मैम समान सजा, ठीक है, चाहे अपराधी हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों को समान सजा मिलेगी। मतलब आपराधिक मामलों में धर्म को नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सिविल मामलों की, जैसे मैम इसमें विवाह से संबंधित मामले आते हैं, एग्जाम्पल तलाक, इसमें संपत्ति से संबंधित मामले आते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित, इसमें किसी बच्चे को गोद लेना है, गोद लेने से संबंधित मामले, तो इस तरह के मैटर्स सिविल मैटर्स में आते हैं। गोद लेने से संबंधित मामले, किसी बच्चे को गोद लेना है तो क्या क्या आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी, तो इस तरह के मैटर्स इसमें आते हैं, एक्सेट्रा लिखो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर हम ले लें तलाक की ही बात ले लें, तो मैम यहां पर हिंदू लॉ अलग बात करता है और मैम मुस्लिम लॉ अलग बात करता है। जैसे मैम कैसे अलग अलग बात करता है, ये अलग है बेटा और ये अलग है, ऐसे ही संपत्ति के मामले में भी अलग अलग है। कह रहा है जो आपका हिंदू लॉ है वो कहता है कि अगर एक महिला अपने पति से तलाक लेती है तो वो उससे एलिमनी की डिमांड कर सकती है, मतलब गुजारा भत्ता मांग सकती है, अपने खर्चे के लिए पैसा मांग सकती है। लेकिन मुस्लिम लॉ कहता है कि यहां पे कुछ नहीं मिलेगा, यहां पे तुम एलिमनी की डिमांड नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब यहां हिंदू मुस्लिम नहीं है तो यहां हिंदू मुस्लिम अलग अलग क्यों है, जब यहां समान है तो यहां पे समान क्यों नहीं है। तो यूसीसी किसकी बात करता है कि जब आप आपराधिक मामलों में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ एक ही है तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी क्या करो, एक ही कानून करो। अगर हिंदू महिला डिमांड रख सकती है तो मुस्लिम महिला भी डिमांड रख पाए। तो क्या यूसीसी कहीं पर लागू है? हाँ बेटा जी, आर्टिकल 44 आपके भारत के 2 राज्यों में लागू है, एक आपका गोवा और दूसरा अभी बना है आपका उत्तराखंड।
तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पूरे भारत में लागू करो, पूरे भारत में यूसीसी को भी सेम करो। हिंदू लॉ के हिसाब से जो महिला है वो संपत्ति में अधिकारी होती है, तो मुस्लिम लॉ के अनुसार मुस्लिम महिला को भी संपत्ति में अधिकार दो। ये किसकी बात कह रही हूं मैं? सुप्रीम कोर्ट की। आ गई बात समझ में? ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो आगे चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है बेटा एक आर्टिकल नंबर 45। इधर लिखती हूं मैं एक बॉक्स में, आर्टिकल नंबर 45। इसमें कहा गया 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल करना। बच्चों की देखभाल, देखभाल को क्या कहते हैं? केयर करना, देखभाल करना राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कुछ किया है? जी हां, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के लिए फ्री में सुविधा मिलती है। सारे जितने भी उसके टीके होते हैं जो समय प्रेगनेंसी के समय लगते हैं, सरकार के द्वारा फ्री में लगाए जाते हैं महिला को। बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को भी फ्री में टीके लगाए जाते हैं, और साथ साथ जो मेडिसिन होती हैं, और बच्चे के लिए आपको पता है कि आंगनबाड़ी में नाम रजिस्टर्ड होता है, तो बच्चे के लिए दलिया मतलब जो प्रोटीन वाली चीजें होती हैं वो भी मिलती हैं। तो आर्टिकल 45 में 0 से 6 साल के बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई है। किसको? सरकार को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार देखभाल करेगी तो हम बच्चे पैदा करते चले जाएं। देखभाल का मतलब है सरकार तुम्हें कुछ सुविधाएं देगी, लेकिन तुम सोचो कि तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण सरकार कर देगी, या तुम्हारे बच्चे जो हैं, ठीक है, उनको सरकार जो है घर से स्कूल लेकर जाएगी या उनका फ्यूचर सिक्योर करेगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। मदद मिलती है लेकिन कुछ तौर पर। हाँ, सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि आज के समय पे एक बच्चे के लिए काफी कुछ चाहिए होता है ना। तो ये सोचकर कि सरकार देखभाल करेगी, बच्चों की लाइन लगा दो, वो नहीं करना है ना। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। आगे देखिए आर्टिकल 46। भैया इतना बड़ा आर्टिकल मैम कैसे याद करेंगे? मत करो ना भाई, क्यों कर रहे हो इतना बड़ा आर्टिकल याद? मैं तुम्हें बताती हूं ना। आर्टिकल आपका जो 46 है, आर्टिकल 46 किसकी बात करता है मैम? ये बात करता है वीकर सेक्शंस की। और आपके यहां पर जो वीकर सेक्शंस होते हैं वो कौन होते हैं? कमजोर वर्ग किसको माना जाता है मैम? हमारे यहां पर जो कमजोर वर्ग है वो माना जाता है एससी और एसटी को, क्योंकि मैम इन लोगों का इतिहास में काफी शोषण हुआ है, तो इन लोगों को माना जाता है कमजोर वर्ग। तो कहा जा रहा है कि भैया इन दोनों के लिए आप एक तो शिक्षा दो। तो सरकार ने कहा कि भैया शिक्षा दे रही हूं, मैंने राइट टू एजुकेशन, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको दे रखा है। फिर कह रहा है कि इनको रोजगार भी दो ताकि ये मजबूत बन सकें। तो सरकार ने कहा कि मैं जितने भी फॉर्म निकालती हूं, जितनी भी वैकेंसी निकालती हूं, सबको फॉर्म भरने का अधिकार देती हूं। उसके बाद सरकार से कहा गया कि इन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाओ, यानी कि जो इनके साथ में सोशल इनजस्टिस होता है उससे इनको प्रोटेक्ट करो और इनकी शोषण से सुरक्षा करो। सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा, ये यहां पर प्यारे बच्चे किसने बोला? ये बोला गया है सरकार से। तो सरकार ने कहा कि सुनो भैया, मैं ये दोनों काम करती हूं। सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा देने के लिए मैंने SC ST एक्ट बना दिया है। तो सरकार कह रही है मैं तो सब पे काम कर चुकी हूं। तो आपके यहां पर बेटा जी दुर्बल वर्ग, कमजोर वर्ग, जो सबसे कमजोर वर्ग माना जाता है वो SC ST को ही माना जाता है, क्योंकि इनका इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें काफी इनका शोषण किया गया है। तो उस एक्सप्लॉयटेशन से, इस सोशल इनजस्टिस से इनको बचाने के लिए SC ST एक्ट लाया गया है। इनकी शिक्षा और रोजगार के लिए इनको रिजर्वेशंस दिए गए हैं। साथ साथ सरकार ने इनको जो है काफी प्रोटेक्शंस देकर रखे हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है?
क्या ये बातें आपको समझ में आ गई हैं? बेटा SC/ST एक्ट क्या होता है? तो SC/ST एक्ट में ये कहा गया है कि भाई अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के साथ में जो पहले व्यवहार किया जाता था, अगर आप उस तरह का व्यवहार करते हो तो आपको जेल हो सकती है, आप पर जुर्माना भी लग सकता है। और ये क्यों बनाया गया SC/ST एक्ट? क्योंकि पहले के समय पर ऐसा हुआ है। ठीक बेटा, चलो आ गई बात समझ में मैम हमारे। अब ये बात तो तुम्हारे समझ में एकदम आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? ये कह रहा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध। यानी ये कह रहा है कि जो तुम्हारी किडनी खराब करें, जो तुम्हारा लीवर खराब करें, भैया ऐसी चीजों का सेवन मत करवाओ, सरकार प्रतिबंध लगा दो। सरकार कह रही है मैं तो प्रतिबंध नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे तो टैक्स मिलता है, लेकिन मैं लोगों को बोलती हूं कि अगर तुम शराब खरीदने जा रहे हो तो मैंने शराब की पैकिंग पर लिखा हुआ है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब लोग तंबाकू खरीदते हैं, मैंने पैकेट पर लिखा है हानिकारक है। लोग सिगरेट खरीदते हैं, मैंने लिखा है हानिकारक है। लोग मैम जो है गुटखा खरीदते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि हानिकारक है, लेकिन लोग कहते हैं हम तो फिर भी लेंगे, हम फिर भी सेवन करेंगे, है ना। और फिर सरकार ने कहा कि मैं तो पूरी तरह से भाई बंद नहीं करूंगी क्योंकि मुझे टैक्स मिलता है, लेकिन मैं पैकिंग पर लिख रही हूं हानिकारक है, हानिकारक है, हानिकारक है। अब लोग मानते ही नहीं। तो आप कहोगे पूरी तरह से क्यों नहीं बंद कर रही? पूरी तरीके से भी करके देख लिया। गुजरात में बैन कर दिया पूरी तरीके से, बिहार में बैन कर दिया पूरी तरीके से, तो क्या बताओ शराब नहीं मिलती इन दोनों जगह? में मिलती है, ब्लैक में खरीदते हैं। तो पूरी तरह बंद करके भी क्या ही फायदा हुआ आप बताओ मुझे। और सरकार पूरी तरह ये कभी बंद नहीं करेगी भैया, उसको टैक्स आता है, सबसे ज्यादा टैक्स जनरेट होता है यहां से। कुछ चीजें हमें खुद से भी करनी पड़ती हैं, सब कुछ सरकार थोड़ी करेगी। सरकार तो कह रही है कि मत खाओ मत पियो, मत खाओ मत पियो, पर हम तो पिएंगे, हम तो खाएंगे, तो खाओ भैया, पियो, गलाओ अपने फेफड़े और लीवर, मुझे क्या करना। तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक यही सब है। ठीक है, आगे आइए। अब हम आर्टिकल 48 यहां से कल पढ़ेंगे, और कल ही फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी मौलिक कर्तव्य। तो आज हम इतना ही रखते हैं, और कल इसका रिवीजन स्लाइड भी बनाएंगे एंड में। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि 5 बजने वाले हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो स्माइल करके चले जाना, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।